अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम डिस्कस करने लगे हैं ज़ूलॉजी का 2013 का पेपर सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। ना फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो किस टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन है हमारे पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज़ द करेक्ट आंसर। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पैलेट्स होता है, पेस्ट की फॉर्म के अंदर या फिर सॉफ्ट पैलेट्स की फॉर्म के अंदर, छोटे छोटे गोलों की फॉर्म के अंदर होता है। अगर आपने कभी देखा हो इंसेक्ट का वेस्ट, अगर आपने कभी देखा हो तो वो छोटे छोटे पैलेट्स की फॉर्म में होता है। जो मैमल्स हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। मैमल्स इंक्लूडिंग अस, हम जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। यूरिन जो है ये कलेक्टिव टर्म है, ये कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, ये तो पूरा का पूरा वो है कलेक्शन है नाइट्रोजनस वेस्ट का। और यूरासिल जो है ये कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, यूरासिल तो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, नाइट्रोजनस बेस है जो पाई जाती है आरएनए के अंदर। एक और नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि मेन होता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया जो है वो फ्रेश वाटर, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, स्पेशली फ्रेश वाटर एनिमल्स, वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं वो एक्सक्रीट करती है अमोनिया, बिकॉज उनके पास लूज़ करने के लिए वाटर होता है, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए उसे डिज़ोल्व करना पड़ता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। तो चूँकि ये यूरिया और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले जो एनिमल्स हैं ये टेरेस्ट्रियल हैं, ये ज़मीन पर रहने वाले हैं, तो इन्हें पानी बचाना होता है, ये पानी वेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड इज़ कंट्रोल्ड बाय, कैल्शियम जो है ब्लड के अंदर कितना होगा ये दो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। एक क्या करता है, कैल्शियम अगर कम होता है तो उसे बढ़ाता है, और एक क्या करता है, कैल्शियम अगर बढ़ा हुआ होता है तो उसे कम करता है, उसे नॉर्मलाइज करता है। तो वो हार्मोन जो कैल्शियम की कमी में रिलीज़ होता है, कैल्शियम अगर ब्लड में कम होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन आता है, जिसे पैराथॉर्मोन भी कहते हैं। ये बोन्स के पास जाता है, बोन्स को तोड़ता है, उसमें से कैल्शियम निकलवाता है। ये विटामिन डी को एक्टिवेट करवाता है ताकि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके इंटेस्टाइन से, और ये किडनीज़ के पास जाता है और नेफ्रॉन से कहता है कि भाई कैल्शियम को कम से कम यूरिन में भेजो और ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करो। ठीक है, दूसरा हार्मोन जो है वो तब रिलीज़ होता है, उसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम जो होता है उसे जाकर डिपॉजिट करवा देता है बोन्स के अंदर। वेसोप्रेसिन जो है ये दूसरा नाम है एडीएच का। एडीएच और वेसोप्रेसिन ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। ये तब रिलीज़ होता है जब बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है, यानी बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स अगर ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो ब्लड का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है तो एडीएच रिलीज़ होता है और एडीएच वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ताकि जो वाटर की कमियों से पूरा किया जा सके। ईस्ट्रोजन के मल्टीपल फंक्शंस हैं, ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रमोट करता है, और फीमेल के अंदर जो है ये यूट्रस की प्रिपरेशन करवाता है ताकि वो बेबी को डेवलप करने के काबिल हो सके। नाउ एल्डोस्टेरॉन जो है ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के अंदर मेनली वर्क करता है। नाउ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस द टू लेयर्ड स्टेज इज कॉल्ड, तो दो लेयर वाला स्टेज जो है वो क्या कहलाता है, तो कहानी स्टार्ट होती है स्पर्म और ओवम से, ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद मल्टीपल डिवीजन्स होती है जिन्हें हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज के बाद बॉल लाइक स्टेज आता है मोरोला, फिर दो लेयर वाला स्टेज आता है ब्लास्टोला, फिर तीन लेयर वाला स्टेज आता है गैस्ट्रोला। तो ये गलत लिखा हुआ है गैस्ट्रोला, दो लेयर वाला स्टेज जो है वो ब्लास्टोला कहलाता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो थ्योरी है वो किसने प्रेजेंट की थी, तो ये लेमार्क की थ्योरी है। लेमार्क कहता है कि जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर वो आगे पास ऑन हो सकते हैं, जबकि ये रॉन्ग आइडिया है। डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन है, मेंडल की जेनेटिक्स के ऊपर काम है, वीजमैन की थ्योरी जर्मिनल कंटिन्यूटी की है। ना oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, इन्हें कलेक्टिवली हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि ये दोनों गैमेट है, इन दोनों का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर अपनी ही तरह के और जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, और हर्माफ्रोडाइट वो एनिमल्स होते हैं कि जिनमें एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट भी बने और फीमेल गैमेट भी बने। लाइक बहुत सारे वर्म्स होते हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, एक ही बॉडी में स्पर्म भी बन रहा होता है और ओवम भी बन रहा होता है। ना सोलर एनर्जी इज कॉल्ड, सोलर एनर्जी जो है हमारे पास वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिसोर्सेज की दो टाइप्स होती हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल ये 13 चैप्टर के अंदर है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, यानी जो ख़त्म नहीं होंगे, या ऐसे रिसोर्सेज के जो अगर ख़त्म हो भी रहे हों तो उन्हें किसी न किसी तरीके से वापस जो है वो यूज़ करने के काबिल बनाया जा सके, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो एयर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर एयर की क्वालिटी ख़राब हो भी जाए तो भी आप किसी न किसी तरीके से एयर को साफ़ कर सकते हैं और उसे दोबारा यूज़ के काबिल बना सकते हैं।
सिमिलरली वाटर भी रिन्यूएबल है, तो सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है, ये कंटिन्यूसली चलने वाली चीज़ है, ये ख़त्म नहीं होगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, लाइक फॉसिल फ्यूल है, एक लिमिटेड अमाउंट है हमारे पास जो कि कोयले का है, एक लिमिटेड अमाउंट है हमारे पास जो कि तेल का है। जब वो एक बार हम सारा का सारा निकाल लेंगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मिट्टी ज़मीन के अंदर से तेल निकाल लिया और फिर आपने ज़मीन को कवर कर दिया मिट्टी से और चंद दिन बाद आके दोबारा देखा तो दोबारा उतना ही तेल हो जाएगा। ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल है। ना द साइंस ऑफ एजिंग बहुत आसान है। जेरोंटोलॉजी है, टेराटोलॉजी जो है ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी होती है। हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को, टिश्यू के लेवल पे जब आप जाके स्टडी करते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं डेवलपमेंट की स्टडी को। हैन का जो है कि ये दोबारा रिपीट हुआ है, पॉलीलैसिडल कहते हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ट्रिपोनीमा पैलाइडम जो है ये बीमारी कॉज करता है जिसे सिफिलिस कहते हैं। इसमें मल्टीपल सिस्टम जो है वो मुतासिर होते हैं। ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सेक्शुअल कॉन्टेक्ट से जो है ये फैलता है। अच्छा, इसके अंदर ना सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज होते हैं बल्कि स्केलेटल सिस्टम भी डैमेज होता है और नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है। और इसके साथ साथ जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट जो है और ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी डैमेज होती हैं। HIV जो है ये एड्स कॉज करता है। गोनोरिया जो है ये निसेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया से होता है। और कैंसर तो खैर मल्टीपल कॉजेज से हो सकता है। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना जो है वो ADH की जिम्मेदारी होती है, जिसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। अभी पीछे पढ़ कर आए हम। एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। पैराथॉर्मोन कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। मैमल्स जो लैक करते हैं स्वेट ग्लैंड्स, वो प्रमोट करते हैं हीट लॉस किसके ज़रिए से, तो डॉग्स जो हैं उनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। तो जब स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते तो जो है वो हीट लॉस जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपके पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बेसिकली होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग जो है वो एवापोरेशन है। तो जो बॉडी की हीट होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। जिस तरह प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है। अब अगर किसी की एनिमल के पास स्वेट ग्लैंड ना हो तो वो करते हैं पेंटिंग। पेंटिंग के अंदर वो ये करते हैं कि बड़ा सा मुँह खोलते हैं और एक्सहेल करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं। तो जब हवा बाहर निकालते हैं तो वो गर्म हवा होती है, वो अपने साथ साथ जो है वो हीट लेकर जाती है। हाइबरनेशन किसे कहते हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो मिट्टी के ऊपर का जो टेम्परेचर है, ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है लेकिन नीचे जो है वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है, जब वो कवर कर लेते हैं तो ये जो है वो विंटर स्लीप कहलाती है, हाइबरनेशन। सेम काम अगर गर्मी में किया जाए एक्सेस टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए तो वो एस्टिवेशन कहलाता है। अगेन सेम क्वेश्चन, मायोसिन फिलामेंट कितने से सराउंडेड होता है, तो 6 से होता है। नी जर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नी जर्क जो है ये रिफ्लेक्स की एग्जाम्पल के अंदर आता है। रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो कि ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, यानी इनका रिजल्ट पहले से डिसाइडेड होता है कि क्या होगा, और शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ऑटोमेटिक होते हैं, खुद से होते हैं, थोड़े से वक्त के लिए होते हैं। इनसाइट लर्निंग जो है ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है, जिसके अंदर एनिमल पहली बार में ही परफेक्टली कोई काम कर जाता है जो कि उसने पहले कभी नहीं किया होता, बिकॉज उसका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होता है। टेक्सिस जो है ये एक टाइप का इन्नेट बिहेवियर है, ठीक है, इन्नेट लर्निंग इन्नेट बिहेवियर है, यानी इसकी इंफॉर्मेशन पहले से जेनेटिकली मौजूद होती है। टेक्सिस के अंदर ये होता है कि कोई भी एनिमल जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, किसी भी स्टिमुलस की तरफ या किसी भी स्टिमुलस से अवे जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। द मल्टी फैक्टोरियल डिफेक्ट ये वो होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होती हैं और इन्वायरमेंट का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। बाकी सिंगल जीन या 2 जीन अगर किसी में इन्वॉल्व है तो वो यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है, यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स कहलाते हैं। नाउ दिस गैसेस ये भी आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होगा। बेसिकली वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन ऑब्वियसली विटामिन डी का काम क्या है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। आयोडीन की कमी की वजह से जो है वो गोइटर होता है, जिसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ना दिस एलिमेंट इज नेसेसरी मसल ये भी आ चुका है, कैल्शियम। द एंड ऑफ द पीरियड ये भी आ चुका है, मेनोपॉज कहते हैं इसे। सो दिस इज इट, यहाँ पर 2013 का पेपर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है।